स्पेक्ट्रम जो हमने लास्ट देखा था, डिस्कस किया था रेडिएशंस पे, उसमें मैं यूनिट्स डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको टर्म्स बताई थी। दैट वाज अ रुएंचन, ठीक है, एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज एंड द इफेक्टिव डोज, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ग्रे हमारे पास जो एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है, उसके लिए जो पुराना यूनिट था दैट वाज रेड, ठीक है, और जो हमारे पास है इक्विवेलेंट डोज जो है उसका हमारे पास यूनिट है सीवेट, ठीक है, उसका पुराना यूनिट रैम था। और इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट था दैट वाज द इफेक्टिव डोज, ठीक है, उसके लिए हम सीवेट यूज़ करते हैं। और जूल्स पर केजी जो होता है दैट इज़ एक्चुअली द कितना उस पार्ट ऑफ द बॉडी ने, उस मास ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसको हम जूल्स पर केजी मेजर करते हैं ग्रे में। और अगर उसको हम जो है अर्ग्स में मेजर करें, ठीक है, कि उसको हम अर्ग्स में मेजर करें तो दैट इज़ एक्चुअली द 100 अर्ग्स पर ग्राम, ठीक है, तो वो किसके लिए था, वो हमारे पास रेड के लिए था, ठीक है। और क्वेंचन जो होता है उसके लिए हम कूलम पर केजी यूज़ करते हैं, ठीक है, और दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ रेडिएशंस। और इसके अलावा हम अब डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ एक्चुअली द मैक्सिमम परमिसिबल डोज। मैक्सिमम परमिसिबल डोज वो डोज होती है जिससे ज़्यादा अगर हम देंगे तो बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो रेडिएशन वर्कर होता है ना, रेडिएशन वर्कर, ये देखें, अपर लिमिट ऑफ द अलाउड रेडिएशन डोज दैट वन मे रिसीव विदाउट द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स, के इस डोज से ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो रेडिएशन वर्कर होता है ना, जो हमारी उधर काम कर रहा होता है रेडिएशन वर्कर, ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास है ना वो है कि 5 सालों में वो जो है 20 मिली सीवर्ट्स, ठीक है, पर ईयर, ये उसकी एवरेज होती है कि इससे ज़्यादा अगर वो रिसीव करेगा तो उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और हमने देखा था कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और जो हम लोग होते हैं जनरल पब्लिक के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया कि जो है वो 1 मिली सीवर्ट्स पर ईयर, ठीक है, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो हार्मफुल होगा, ठीक है। उनके लिए उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर 20 मिली सीवर्ट्स से ना लें वो ज़्यादा, ठीक है, 1 साल के अंदर 50 मिली सीवर्ट से ज़्यादा ना लें। और हमारे लिए क्या है कि 1 मिली सीवर्ट्स पर ईयर से ज़्यादा ना लें, ठीक है। सो ये आपने यूनिट्स याद कर लेने हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ का आपको पता है कि इट इज़ द आगे लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ आइसोटोप जो होता है वो रिमेन हो जाता है, मतलब कि वो टाइम जिसके दौरान जो है एक एलिमेंट के अंदर जो उसकी हाफ है, हाफ लाइफ हो जाए, ठीक है, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट। पेंट्रेशन एबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया था, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद 2 टर्म्स आती हैं, स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे होते हैं ना नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स, उनका नाम होता है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स। मींस दैट कि अगर हमें पता है उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू का, हमें पता है कि ये हमारे पास मैक्सिमल परमिसिबल डोज है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हम दे देंगे तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स जो है बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो हमें पता है, पहले से पता है कि इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होंगे तो हार्मफुल इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, हमें उसकी डोज का पता होता है। सो दे आर डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स, कि इस डोज से ज़्यादा देंगे तो बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएंगे। दैट इज़ एक्चुअली द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स। जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं ना, ये एक्सीडेंटल होते हैं। मीन्स इनकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होती, हमें पता भी नहीं होता कि इस डोज के ऊपर हम देंगे तो हार्मफुल इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, हमें उस डोज का पता ही नहीं होता, ठीक है। सो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, रैंडम इफेक्ट्स होते हैं, बाई चांस हो जाते हैं, डोज डिपेंडेंट नहीं होते, एक्सीडेंटल हो जाते हैं। मतलब हमें पता भी नहीं होता कि इस डोज से ऊपर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इतनी डोज हमें पता था कि इतनी डोज से ऊपर देंगे तो हमारे पास ये इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे रेडिएशंस के। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हम इतनी सी भी डोज देंगे तो वो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली एक्सीडेंटल इफेक्ट्स नाउन एज द स्टोकेस्टिक। उसके बाद अगला जो है बुक में जो लिखा हुआ है यूजेस ऑफ रेडिएशन, हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन हम कैसे कर सकते हैं कि 3 हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम उनसे बच सकें, ठीक है। एक तो ये है कि हमें पता चल रहा है कि जी इधर जो है ना रेडिएशन का काम हो रहा है, मतलब ये रेडिएशन की जगह है, यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ से जितना डिस्टेंस दूर रख सकते हैं अपना वो रखें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, कीप अवे द डिस्टेंस। दूसरी बात यह है कि आप उसके दरमियान में और अपने दरमियान में कोई शील्डिंग चीज़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल लेड रखा जाता है, लेड की वॉल रखी जाती है, और आपको पता है लेड जो था हमारे बिल्कुल लास्ट पे था, उसके अंदर से बहुत कम जो है वो रेडिएशंस पास करती है ना, तो इस वजह से ये जो होता है हम शील्ड रखते हैं रेडिएशंस और अपने दरमियान में। और तीसरी बात होती है कि हम टाइम कम करें, कि टाइम जो है वो हम कम रखें, कि शॉर्टनिंग द टाइम यू आर क्लोज टू द रेडिएशंस, थोड़ा टाइम के लिए जाएं, ज़्यादा के लिए ना जाएं। इसलिए जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं ना, उनकी भी एक टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर बाद जो है ना उन्होंने वहाँ से उनकी जो है ऑल्टरनेटिव जॉब्स होती हैं कि इसने काम कर लिया इतनी देर, इससे ज़्यादा करेगा तो इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आएगा, तो उसकी जगह फिर दूसरा रेडिएशन वर्कर जो उसकी जगह पे आके काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये पर्सनल डोजीमीटर होते हैं, ये देखें ये डोजीमीटर है। अब फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन सोर्स था
और हमें ये डोज़ीमीटर बता देता है कि जो है ना कि यहाँ पे रेडिएशंस हैं। इसके ऊपर सारी रीडिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो हमें ये बताता रहता है कि जी आपने कितनी रेडिएशंस आप तक अभी तक पहुँच गई हैं। तो डोज़ीमीटर क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास फ़िल्म बैजेस होते हैं जो कि मेज़र कर रहे होते हैं कि कितनी जो है रेडिएशंस आपने रिसीव कर ली हैं, और इससे बंदे को पता रहता है कि जी इस ये मुझे इतनी रेडिएशंस रिसीव हो गई हैं, अब इससे ज़्यादा होंगी तो वो मेरे लिए हार्मफुल हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले वो बंदा उससे दूर दूर भाग जाता है। ठीक है, सो दीज आर द के इफेक्ट्स होते हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप। और क्या हो सकता है, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, हम जो है इस तरह के गॉगल्स पहने, ठीक है, गॉगल्स पहने, हम ग्लव्स पहने, लेड शीट्स यूज़ करें, मतलब कवरिंग अपनी प्रॉपर रखें ना, ताकि हमारी रेडिएशन जो है वो इफेक्ट्स ना आए। तो ये रेडिएशन वर्कर्स जो हैं इस तरह से अपने आप को कवर्ड रखते हैं ताकि वो अपनी रेडिएशन जो है उनसे प्रोटेक्टेड रहे। और ये जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं इनकी जो है हम बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं, हर हर 6 महीने के अंदर जो है इनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इनको कोई इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको अलो नहीं किया जाता कि वो इन जगहों पर जाएँ जहाँ पे रेडिएशंस का काम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए जहाँ पे रेडिएशन के काम हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ जो है होना चाहिए। और इसके अलावा जो है लिखा हुआ है आपकी बुक में कि ICRP इंटरनेशनल कमीशन ऑन द रेडिएशन प्रोटेक्शन, और इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड WHO, कि ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं रेडिएशंस के, ये सारी हमारी एजेंसीज़ हैं जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि रेडिएशंस के प्रोटेक्शन के लिए जो है गाइडलाइंस देती हैं, उनको फॉलो किया जाए। तो ये सारी आपकी प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशंस की हैं कि सबसे पहले तो आप अपना मिनिमम टाइम रखें, मैक्सिमम डिस्टेंस रखें, फिल्म बैजेस अपने पास रखें ताकि आपको पता चल जाए कि कितना एक्सपोज हुए हैं आप। इसके अलावा आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने, ठीक है। और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग हो 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और वेंटिलेशन प्रॉपर हो इस जगह पर, और ICRP और WHO वगैरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, और प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको यहाँ पे अलो ना किया जाए। इसके अलावा आपकी बुक में एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है आगे, अलारा प्रिंसिपल, ठीक है। अलारा प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे पास इसकी बस आपने एब्रीविएशन याद रखनी है कि एज़ लो एज़ रीज़नेबली अचीवेबल प्रिंसिपल, ठीक है। ये होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी जो है ना वाइट से शो करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी डेथ है इस जगह पे, कि इतनी जो है ना हमारे पास ये जो डोज़ है इसके ऊपर डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये जो डोज़ है इसके ऊपर हमारे पास जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो, और यहाँ पे आप रेडिएशंस दे रहे हैं। अब अलारा प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आप कोसों दूर रहें, ठीक है, कि आप इतना भी करीब ना जाएं, इतना भी करीब ना जाएं, आप बिल्कुल इतनी जो है डोज़ दें कि पेशेंट को बिल्कुल भी मसला ना हो, ठीक है। बहुत एज़ लो एज़ पॉसिबल टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, कि जितने कम में आपका काम हो रहा है आप उतना करें। फॉर एग्जांपल आपने किसी की पेशेंट्स की जो है वो ब्लड ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको जो है उसके ब्लड सैंपल लेना है, तो अगर आपको 100 से 100 cc से अगर आपका काम बन रहा है तो आप उसका 200 ना लें, ठीक है। जितना का ब्लड आपको चाहिए उतना लेके उसको फारिग करेंगे नहीं, उसका सारा ब्लड ही निकाल लें। तो ये है कि रेडिएशंस उतनी दें जितनी में आपका काम हो जाए, ठीक है। सो बहुत दूर होना चाहिए आपका एज़ लो एज़ रीज़नेबली अचीवेबल प्रिंसिपल। उसके बाद आपका जो है लास्ट पे एक लिखा हुआ है छोटा सा कि बेस रूल क्या होता है, कि जो फीमेल होती है ना उसने अगर एब्डोमिनल एक्सरेज करवाने होते हैं किसी भी डायग्नोसिस के लिए, तो वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के अंदर अंदर करवाए, ठीक है। उसमें ये होता है कि उसकी जो एक्सरेज होते हैं ना उसमें कुछ ओवुलेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि पीछे जो है वो उसकी रेज़ जो होती है ना उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो ये जो 10 दिन होते हैं ना ये बहुत अच्छे दिन होते हैं। 10 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अंदर जो है एब्डोमिनल एक्सरेज जो है फीमेल को करवाने चाहिए। जस्ट आपका MCQ है और ये आपने पढ़ लेना है, और दैट्स इट अबाउट योर चैप्टर। आप देख लें कि रेडिएशन की आपने डेफिनेशन करनी है, UQ भी आ सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ये आपने जस्ट रीड करना है, इसमें से MCQs नोट कर लें। ये वाला MCQ है कि 0.1 रेड पर ईयर हम रिलीज़ करते हैं। ये इन्वायरमेंटल रेज वाला ये वाला MCQ है। ये आपका जो है ये वाला MCQ है इंटरनल, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये UQ आ सकता है। ये UQ आया हुआ है, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस और आयनाइजिंग रेडिएशन की डेफिनेशन। यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस आपके सारे MCQ के लिए हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। गेन हेयर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे यूनिट्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद मैक्सिमल परमिसिबल डोज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और ये आपके MCQs हैं कि रेडिएशन वर्कर के लिए और जनरल पब्लिक के लिए जो डोज लिमिट है वो क्या है। उसके बाद हाफ लाइफ का जस्ट आपने रीड करना है। पेंट्रेशन एबिलिटी मैंने आपको बता दिया, रीड कर लेना है, आपको MCQs में आ सकता है। उसके बाद ये ऊपर वाला आपने जस्ट रीड करना है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आपका जो है UQ है। डोज इफेक्ट्स जो यहाँ पे एग्जाम में लिखे हुए हैं या गलत लिखे हुए हैं, पार्ट वाले करने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वो ये हैं कि अगर तो 5 रेड जो है ना 5 रेड से अगर तो कम रेडिएशंस किसी पेशेंट के ऊपर आ रही हैं तो उसके कोई
इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इमीडिएट नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर 50 रेड से जो है ना 50 रेड अगर रेडिएशंस की अमाउंट हो 50 से लेके 150 तक, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसकी वजह से ब्लड चेंजेस थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी, ठीक है, और नोज़िया वॉमिटिंग के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 150 से लेके 1100 रेड्स तक क्या होगा कि ब्लड चेंजेस सीवियर हो जाएंगी, ठीक है। और जो है कुछ लोग जो है इसमें मर जाते हैं इस इतनी रेडिएशन से। और सीवियर ब्लड चेंजेस सिम्टम्स अपेयर इमीडिएटली अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स लेटर पेशेंट जो है वो मर जाते हैं, मतलब 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट मर जाते हैं अगर इतनी रेडिएशंस की अमाउंट जो है उनको दी जाए, ठीक है। फिर आ जाता है कि 1100 से लेके अगर 2000 तक जो है वो रेड हमारे पास उनको एक्सपोजर हो जाए तो डेथ जो है वो 100% जो है केसेस में 2 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर तो 2000 से ज़्यादा, अगर आगे आ जाते हैं कि अगर 2000 से ज़्यादा हम एक्सपोजर दें, ठीक है, 2000 से ज़्यादा एक्सपोजर दें तो डेथ सर्टेन होती है, ठीक है। 2000 से ज़्यादा डेथ सर्टेन होती है। और 5000 से ज़्यादा अगर दिया जाए तो CNS जो है वो हमारा कंट्रोल नहीं कर सकता बॉडी फंक्शन को, इंक्लूडिंग हमारी ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो 5 रेड से कम अगर हो तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, 50 रेड से 150 तक हो तो क्या होता है कि ब्लड इफेक्ट्स थोड़े थोड़े आना शुरू हो जाते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। 150 से 1100 तक सीवियर ब्लड चेंजेस आती हैं और कुछ लोग जो हैं वो 2 हफ्ते के अंदर मर जाते हैं। 1100 टू 2000 के अंदर अगर दे दी जाए तो डेथ जो है वो 1 से 2 हफ्ते में हो जाती है। और अगर 2000 से ज़्यादा दी जाए तो डेथ इज़ सर्टेन। और फिर 5000 से ज़्यादा दी जाए तो हमारा CNS काम करना छोड़ देता है और क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग में बिल्कुल नॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वाले इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद जी SEQ मैंने डिस्कस कर लिया है, यूजेस ऑफ रेडिएशंस कर ली हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रेडिएशंस कर लें। UQ आ सकता है कि आपको पॉइंट किया गया है एज आ मतलब मतलब आपको पॉइंट किया गया है कि आप रेडिएशन की जो जगह है वहाँ पे जाएं और देखें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या वहाँ पे मतलब जो है ली गई हैं सारी मैनेजमेंट्स कैसी है, सारा कुछ तो आपने ये सब कुछ एक दफ़ा रीड कर लेना है। मैंने आपको बता भी दिया लारा प्रिंसिपल, मैंने आपको बता दिया कि इसकी आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है। और आगे जो बेस रूल जो लिखा हुआ है इसमें जस्ट ये है कि 10 डेज़ के अंदर अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अंदर जो है वो एब्डोमिनल एक्सरेज करवाना है, ये आपका MCQ है, ठीक है। बाकी आप जो है ये नोट कर लें, ये थोड़ी सी जो है डोजेज़ वगैरह हैं MCQs के लिए आ सकती हैं, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेडिएशन चैप्टर। इसमें से एक SEQ आता है और एक MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। सो इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक बट यू हैव टू रीड इट बिकॉज वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और वैसे भी आना चाहिए। 5 मार्क्स जो है एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तो ये कैरी कर ही रहा है। दैट्स इट अबाउट इट।